चलिए तो आज शो की शुरुआत हो रही है दर्शकों के सवाल जवाब के साथ और हमारे दोनों ही एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज मटपाल जो कि एमडी हैं ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के, विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आज आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे और कराएंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और पंकज जी, शिवम का सवाल हम लेंगे। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ शिवम मौजूद भी हैं। शिवम, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कविता जी, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत अच्छे हैं मैम। मैम हरियाणा से बोल रहा हूँ, जगाधरी सिटी से। ऑल राइट। शिवम, आपने अपना पोर्टफोलियो हमें दिया है, कुल 12 साल के लिए आप एसआईपी कर रहे हैं। हाँ और जी मैम। ये बताइएगा, ये जो फंड्स आपने अपने लिए चुने हुए हैं ये आपने खुद रिसर्च किए हैं क्या? हाँ जी मैम, बस आप जैसे शो देख के आपके देख देख के बस थोड़ा सा किया है ये। 8 फंड्स हैं आपके पास? हाँ जी मैम, 8 ठीक है। फंड है ये। कुछ 4 फंड मेरी वाइफ के पोर्टफोलियो में है, कुछ 4 फंड मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा है। अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ जी, कब हाँ से कर जी रहे हैं आप ये इन्वेस्टमेंट? मैम, जस्ट 6 मंथ हुए हैं अभी। 6 महीने से ही? तो हाँ जी पोर्टफोलियो मैम। बनाने से पहले हमें सवाल भेज दिया होता शिवम, हैं? फंड सिलेक्शन बस से पहले। बस गलती हो गई मैम थोड़ी सी। नहीं नहीं, चलिए कोई बात नहीं, 6 महीने हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो आपको जो है 1.16 CR का लक्ष्य है। हाँ और जी मैम। 10% से आप खैर आपको यहाँ पे हमारी सलाह क्या है वो बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल 12 साल में कितना आप जो है इकट्ठा करना चाहते हैं, आपने अपने लिए क्या टारगेट रखा है? बस मैम कुछ भी हो जाए, एक्चुअली कुछ अमाउंट तो मैंने जोड़ रखा है। 50-60 लाख के नियर अबाउट पोस्ट ऑफिस में है हाँ। वो। तो आगे जितना अच्छा। बन सकता है उतना बना लें। कुछ 10-12 लाख रुपए एक मुश्त भी डालना चाहता हूँ। वो भी जानना था दस किस बारह फंड में लाख डालने चाहिए ओके वो। ओके। हाँ जी मैम। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि वो सवाल में है नहीं आपके। चलिए हाँ जी, ठीक है वो सवाल शिवम, में नहीं है बताते मैम, हैं मैंने इसलिए आपको। रिपीट कर दिया फिर से। अच्छा, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, सब पर अभी लाइव एक्सपर्ट हैं तो फिर सब पूछ ही लेना चाहिए उनसे। ठीक है, तो पंकज मटपाल जी के पास आपका सवाल है। पंकज जी, 8 फंड्स हैं और 3,000 की एसआईपी ये हर फंड में कर रहे हैं। 6 महीने से इन्होंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। इनकी और इनकी वाइफ के फंड्स एक साथ इन्होंने मिक्स करके दे दिए हैं। और इसके अलावा 10 से 12 लाख रुपए भी इन्हें बाजार में लगाने हैं। और मैं अज्यूम कर रही हूँ उसकी ड्यूरेशन भी लगभग 12 साल के आसपास ही होगी। जी, कविता जी नमस्कार, विश्वजीत जी नमस्कार और शिवम जी देखिए आपने सवाल जो भेजा है जो आपने भेजा है सवाल जो अभी कहा प्लस एडिशन आपने बताया जो भी है, पहली बात ये है कि मिड कैप में आपके पास कोई एक्टिव फंड नहीं है और आप एक मिड कैप मोमेंटम यानी कि जो फैक्टर इन्वेस्टिंग होती है, एक अलग तरह की का स्टाइल कह सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर 12 साल की। दूसरी बात ये है कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में 2 फंड है आपके पास। एक एसबीआई का लार्ज मिड कैप फंड है और दूसरा कोटक का भी आपके पास इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड जो कि लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो क्योंकि 8 फंड ऑलरेडी हैं, हालाँकि आपने क्लियर किया कि आपके और आपके वाइफ के ये मिलाकर 8 फंड्स हैं। फिर भी क्योंकि नया फंड मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा ऐड करने के लिए, आप क्या कीजिए एसबीआई का जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उससे आप स्विच करें एसबीआई मिड कैप फंड में। तो आपके पास मिड कैप में जो एक्सपोज़र है, वो आपका ठीक हो जाएगा। फंड खराब नहीं है, एसबीआई लार्ज मिड कैप फंड। लेकिन क्या होता है जब आप लंबी अवधि की बात करते हैं, तो पोर्टफोलियो में एक प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए, फंड भी अच्छे हों और उनके बीच तालमेल भी अच्छा होना चाहिए। तो ये थोड़ा बदलाव आपको मैं सजेस्ट करूँगा। दूसरी बात ये है कि यदि मैं 12% का सीएजीआर यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहाँ पर मानकर चलूँ, तो 12 साल में करीब 74 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। एक सजेशन ये भी रहेगा कि आप स्टेप अप करें। स्टेप अप मतलब हर साल एक फिक्स परसेंटेज से आप बढ़ाते रहें निवेश को। 10% से बढ़ाएँगे तो करीब 1 करोड़ 16 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएँगे 12 साल में भी, ज़रूर कीजिए आप। दूसरी बात आपने कहा कि पोस्ट ऑफिस में आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। मेरी राय ये है कि पोस्ट ऑफिस की जो भी स्कीम है वो सेफ तो है, लेकिन इन्फ्लेशन को बीट करने में कामयाब नहीं होती हैं। तो हो सके जब जो मैच्योर हो रही हो, उसका जो पैसा आए, उसे भी आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश कीजिए ताकि और अच्छा अमाउंट आप इकट्ठा कर पाएँ। और जो आपने भी कहा कि लमसम पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, तो
आपके पास जो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, उसमें आप टॉप अप कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड आपके पास है, उसमें भी आप टॉप अप कर सकते हैं। साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड एक बेहतरीन फंड है, इसमें भी आप टॉप अप कर सकते हैं। तो नया फंड ऐड करने के बजाय इन 3 फंड्स में आप इस पैसे को टॉप अप करें, ये बेहतर होगा। थोड़ा-सा चाहे तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, वो नहीं है। हालाँकि डेट में तो आपका निवेश है, पर गोल्ड में भी आपका निवेश हो जाएगा उसके हिसाब से। तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड आप कंसीडर कर सकते हैं। ये फंड रहेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर कुछ नए फंड्स पे भी आपको रिकमेंडेशन दी जा रही है। कोई खास वजह आपने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड यहाँ पे इनको रेकमेंड किया पंकज जी? देखिए, लमसम करना है क्योंकि एसआईपी चल रही है, वो सभी तरह के डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में है। डेट के लिए इन्होंने कहा कि इनके पास में ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट है, तो या तो मैं कहूँ कि गोल्ड अलग से ऐड कर लीजिए, पर मुझे लगा कि लंबी अवधि की बात हो रही है, तो एक यदि हम एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड रखेंगे, तो इन्हें गोल्ड, सिल्वर का भी एक्सपोज़र मिल सकता है और इक्विटी डेट रहेगा। दूसरी वजह ये भी है, इस वक़्त पर मार्केट में हम देखें तो जिस तरह का माहौल है, हमने देखा कि पूरे 2024 में उतार-चढ़ाव काफ़ी रहा और थोड़ी संभावना आगे भी बनी हुई है। तो ऐसे में हाइब्रिड फंड रहेगा, तो ये सूटेबल रहेगा। तो लमसम के लिए इसलिए मैंने कहा कि एक ही फंड नया ऐड करने की राय मेरी है। बाकी जो 3 फंड्स मैंने कहे जहाँ पे इन्हें उस पैसे को एलोकेट करना है, वो ऑलरेडी शिवम के पोर्टफोलियो में है, उन्हीं में टॉप अप करना है। अ, कितने चरणों में इनको ये निवेश करना होगा? क्योंकि हम 10-12 लाख की बात कर रहे हैं और बाजार तो हम देख ही रहे हैं काफ़ी उतार-चढ़ाव से भरा हुआ है। तो क्या स्पेसिफिक बाजार की चाल जिसका इंतज़ार करना चाहिए पंकज जी? क्या सलाह होगी आपकी? ये बहुत ही आपने अच्छा एक ये पॉइंट ऐड किया। देखिए कविता जी, टाइम करना तो बहुत मुश्किल है मार्केट को, ये कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि मार्केट में उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, तो पूरे पैसे को एक दिन में इन्वेस्ट करना शायद सही स्ट्रेटजी ना हो। अगर बाय द वे गिरावट आती है और फिर बाद में अफ़सोस हो कि हमने जिस दिन किया, उसके अगले दिन या उसके बाद में गिरावट आई, तो ऐसे में स्टेप अप किया जा सकता है। लेकिन बहुत लंबी अवधि के लिए स्टेप अप ना करें, क्योंकि फिर कहीं ऐसा हो कि मार्केट ऊपर जाए और हर वक़्त आप हायर एनएवी पे बाय कर रहे हो। तो ऐसे में यदि 3-4 महीने का स्टेप अप कर लिया जाए, यानी कि पूरे पैसे को आप करीब 12 से 16 वीक में अगर आप ट्रांसफर कर लें, यानी कि पहले पैसे को आप कम जोखिम वाले डेट फंड, स्पेशली लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में पार्क कर दें और वहां से जो इसकी मैं बात कर रहा हूं, वहां पर आप स्टेप अप करें। लेकिन मैक्सिमम जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 12 से 16 वीकली एसटीपी कर लें और 12 टू 16 वीक मेरे हिसाब से काफी है। ओके। चलिए शिवम, ऑल द बेस्ट। जो आपको सलाह बताई गई है उसको इनकॉर्पोरेट करने अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में। दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार दीपक, कहाँ से बोल रहे हो आप? दीपक हाय, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। हाय दीपक, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैम छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। ओके, तो आपने कुछ फंड्स की डिटेल्स दी हैं। निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 है, मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप 250 इंडेक्स है। इनमें आप कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं? इसमें अप्रैल से स्टार्ट किया है। ओके। कोई खास वजह है आपने यही फंड्स को चुना? ऐसा कुछ स्पेशल कुछ नहीं है, मेरे को अलग अलग मॉल के मुझे आपकी आवाज़ ठीक से आ नहीं रही है। तो आपने जो रिटायरमेंट के लिए सुझाव मांगा है, मुझे आपसे ये पूछना था कि क्योंकि आप पहली बार इनमें निवेश कर रहे हैं, तो ये काफ़ी रिस्की कैटेगरी मानी जाती है। हालांकि आप रिटायरमेंट के लिए थोड़ा सा लंबा रुकेंगे, फ़िलहाल आप 44 साल के हैं, तो आपके पास समय है। बट इसके अलावा क्या आपके पास और कोई फंड्स हैं? क्या आप शेयर बाज़ार में निवेश करते आए हैं? क्या आप डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसे लगा रहे हैं? मैडम IRFC में डाला हुआ है मेरा, जो कि मेरे को अच्छा लगता है कि अच्छा है। मैंने 23 रुपए में खरीदा था, 789। नहीं वो मतलब आपके पास डायरेक्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है? हाँ जी हाँ। तो आप बाजार से जुड़े उतार चढ़ाव और जोखिम को समझते हैं? जी हाँ मैम।
तो आप ये भी समझते हैं कि आपने स्मॉल कैप, माइक्रो कैप जैसी कैटेगरी अपने पोर्टफोलियो में रखी है और मोमेंटम जैसी रणनीति आपने अपने लिए सिलेक्ट की है म्यूचुअल फंड्स के जरिए, उसमें भी उससे भी जुड़े रिस्क को आप समझते हैं? जी हाँ मैम, यस मैम। चलिए ठीक है, अब आपके पोर्टफोलियो को थोड़ी स्थिरता देते हैं विश्वजीत जी। दीपक जी, जैसा आपने बताया कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा एक समझते हैं कि कैसे होती है रिटायरमेंट प्लानिंग। मान लीजिए अगर आज आपका खर्च 30,000 रुपए है, तो करीब-करीब 20 साल बाद यही खर्च आपका 80,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि महँगाई यहाँ पे आ जाती है। तो अगर मैं प्लानिंग करूँ कि मेरा 30,000 खर्च है, तो आज की तारीख में मुझे करीब-करीब 60 लाख रुपया मेरे पास होना चाहिए। तो अभी रिटायरमेंट में है अभी 16 साल, तो ये 60 लाख 16 साल बाद करीब-करीब बन जाता है सवा करोड़ रुपया। तो अगर मुझे सवा करोड़ का लक्ष्य अचीव करना है, तो उसके हिसाब से मुझे अपनी एसआईपी देखनी होगी। तो यहाँ आप जो एसआईपी कर रहे हैं, बाकी पोर्टफोलियो की मुझे जानकारी नहीं है। आपने बताया कि आप डायरेक्ट इक्विटीज़ में भी कर रहे हैं, पर अगर मैं म्यूचुअल फंड से ही अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करूँ, तो 4,500 की एसआईपी काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर 4,500 की एसआईपी हम 12% का सीजीआर लेके चलते हैं, तो ये करीब-करीब 26 लाख बनती है 16 वर्ष में। वहीं अगर मैं 10% का स्टेप अप भी कर लूँ, तो भी ये 40 लाख रुपए बनती है। तो ये कहीं न कहीं हमारे गोल से काफ़ी दूर है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपनी एसआईपी और इंक्रीज़ करें, ताकि आप अपने गोल तक, जो मान लीजिए मैंने बहुत छोटा-सा सवा करोड़ का गोल रखा है, हो सकता है आपका ज़्यादा भी हो, तो उसके हिसाब से आपको अपनी एसआईपी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अब बात रही आपके पोर्टफोलियो की, जैसा कविता जी ने भी बताया कि थोड़ा-सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, स्मॉल कैप की तरफ है, तो कोशिश करें आप थोड़ा-सा लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप जैसे फंड्स की हेल्प ले सकते हैं, ताकि आपके पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन आ जाए। डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन के फंड्स भी आपके पोर्टफोलियो में हों। और ऐसा लगता है कि जैसे 2 साल में आपने देखा कि मिड कैप, स्मॉल कैप में एक अच्छी रैली देखने को मिली, वहीं ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लार्ज कैप में भी आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे और कहीं न कहीं पोर्टफोलियो में ओवरऑल स्टेबिलिटी भी आपको मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से 3 फंड्स जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब आप अपनी एसआईपी बढ़ाएँगे, तो वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड और कोटक का मल्टी कैप फंड। ये 3 फंड्स आप लें, तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा और कोशिश करें अपनी एसआईपी को बढ़ाएँ और कोई लमसम आता है वो भी निवेश करें, ताकि आप अपना एक गोल निश्चित कर सकें रिटायरमेंट का और ज़्यादा रिस्क ना लेकर स्टेबिलिटी के हिसाब से आप अचीव भी कर सकें। ओके, तो ये चेंजेस आपके पोर्टफोलियो के लिहाज से जो आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं और निवेश की राशि अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपको रिटायरमेंट के बाद कितना कॉर्पस इकट्ठा करना होगा दीपक? 1 करोड़ का सोचा है मैम कि 1 करोड़ होना चाहिए, तो कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा आगे चल के, इस कारण से। चलिए, तो आप अपनी एसआईपीज़ बढ़ाइए, जो आपको विश्वजीत जी ने सलाह भी दी है और जो रिप्लेसमेंट्स आपको बताए गए हैं उस पर आपको काम करना होगा। और कोई सवाल? मैम मेरे पास आईआरएफसी के 789 शेयर हैं, 23 रुपए 20 पैसे के भाव पे। सो दीपक, हम स्टॉक से जुड़े सवालों के जवाब इस शो में नहीं देते हैं। उसके लिए आप हमारा योर स्टॉक जो सुबह 10:30 बजे आता है उस पर अपना सवाल भेज सकते हैं। क्या स्टॉक का नाम है, किस भाव पे खरीदा है, कब तक उसमें रुकना चाहते हैं, ये तमाम जानकारियाँ हमें दे दीजिएगा। उस शो में हम आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों पर ही फोकस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। आगे बढ़ते हैं और पंकज जी के लिए मोहन का सवाल मैं लूँगी। क्या मोहन मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? नमस्ते मैम। नमस्कार मोहन, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ मैम। ऑलराइट, ठीक है। तो आपने जो सवाल भेजा है उसमें जो आपने फंड्स का जिक्र किया है अपने पोर्टफोलियो में, वो निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ एचडीएफसी का, लार्ज एंड मिड कैप मोतीलाल ओसवाल का, कोटक का मल्टी कैप फंड है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है आपके पास, और एक मुश्त आपने निवेश किया हुआ है एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में। और अपने 2 बेटों के लिए आपने जो है अलग अलग रणनीति अपना रखी है। 8,000 रुपये पहले बेटे के लिए, दूसरे बेटे के लिए 7,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं और दोनों के बेहतर भविष्य के लिए मेरे ख्याल से आप पैसे भी जोड़ना चाहते हैं। ये बताइएगा कितने सालों तक आप ये एसआईपी करेंगे, ये निवेश करेंगे, और दोनों बेटों के लिए आपको एक जो रकम जमा भी करनी है उनके पढ़ाई के लिए, उसका वैल्यू क्या है, वो क्या रकम होगी? मैम मेरा टारगेट था 1 करोड़, लेकिन इन्फ्लेशन को मैं देखते हुए शायद वो कम पड़ सकता है 15 साल के बाद। तो
मैं सोच रहा हूँ कि इन लोग के लिए जो नया एसआईपी पोर्टफोलियो है और इनके नाम से मैं जनरेट करना चाहता हूँ, ताकि आगे भविष्य में जो होगा कि 15-17 साल जो भी पैसा अभी 1 करोड़ है उसका शायद बहुत कम पड़ जाएगा। तो इसे अमाउंट और भी मैं 8 से 10 हजार बढ़ाना चाहता हूँ। क्या इन बच्चों के लिए नया एसआईपी के लिए इनको लिए अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं जो माइनर अकाउंट होता है? बिल्कुल। और पंकज सर से मैं कमेंट भी किया था सर का भी, और पहले भी शायद बोल रहे थे कि मैं एक अगला वीडियो में मैं इस पर डिटेल से बनाऊंगा। शायद अभी तक आया नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ उस चीज को लिए। क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, और 18 साल के बाद केवाईसी के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जो अपने नाम पर जो मैच्योर होने के बाद में हो सकता है। बिल्कुल, विस्तार से आपको इसकी भी जानकारी देंगे। और केवल आप ही को नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह से अपने बच्चों के नाम पर एसआईपी के खाते जो है कुछ शुरू करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं। पंकज जी से मैं जुड़ूंगी और यहाँ पर इस तरह के मुद्दे लगातार हम बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में कवर भी करते आए हैं, जहाँ पर बच्चों के नाम पर निवेश और बच्चों के लिए निवेश दोनों तरह की रणनीति भी बताई जाती है। पंकज जी, अब इन्हें बताइए कि सबसे पहले अपने बच्चों के नाम पर एसआईपी का खाता अगर इन्हें खोलना है बतौर गार्जियन, 2 बेटों के लिए इनको जो है प्लानिंग करानी है, तो वो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मोहन जी, आप सवाल मुझसे पूछना चाहते थे और आपसे आमने-सामने मुलाकात हो गई है। तो बिल्कुल आपने सवाल पूछा, मैंने सुन लिया है। ऐसा है कि बच्चों के नाम से आसानी से आप निवेश कर सकते हैं और उसके लिए पेरेंट की केवाईसी करनी होती है, नहीं, नो योर कस्टमर जो प्रोसेस होता है, वो पेरेंट का होगा यहाँ पर। तो आप या आपकी वाइफ जो भी गार्डियन बनना चाहती हैं, और क्योंकि आप ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी तो केवाईसी ऑलरेडी हो रखी है, तो आपको दोबारा से कुछ नहीं करना होगा। और बच्चे के नाम से, जिनके नाम से इन्वेस्ट करना है, उनका एज प्रूफ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होगा। तो बच्चे के नाम से इन्वेस्ट करेंगे तो माइनर थ्रू गार्डियन इसको हम बोलते हैं। तो माइनर के नाम से इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन गार्डियन उस अकाउंट को हैंडल कर रहा है। तो यह है प्रोसेस सिंपल, जैसा फॉर्म ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, जैसे आप अपने लिए करते हैं, ऐसे ही फर्स्ट अकाउंट होल्डर में आपको बच्चे का नाम लिखना है और वहां पर जहां पर गार्डियन का नाम है, वहां पर आपको अपना नाम लिख देना है। और डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया कि आपका नया डॉक्यूमेंट लगेगा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी केवाईसी कॉम्प्लायंट हैं। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। उसके बाद में आप जो पेमेंट है, क्योंकि आप एसआईपी कर रहे हैं, अगर बच्चे का अकाउंट है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर बच्चे का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी का जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से जाता रहेगा। और जब बच्चा मैच्योर होगा, यानी कि जब 18 इयर्स का हो जाएगा, उस वक्त ये अकाउंट उनके नाम पर पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। तो अभी माइनर थ्रू गार्डियन है, 18 इयर्स की एज होते ही आपको दोबारा से कन्वर्ट करना होगा। उस टाइम पर अगेन जो उसकी फॉर्मेलिटी है, फॉर्म एप्लीकेशन करनी होती है आपको, और फिर आपका नाम गार्डियन से हट जाएगा और वो बच्चे के नाम से उस टाइम पर पूरा अकाउंट होगा। लेकिन उस वक्त आपको बच्चे के बैंक अकाउंट डिटेल देने होंगे। इस वक्त तो आपके अकाउंट से एसआईपी हो सकती है, लेकिन उस टाइम पर आपको बच्चे का अकाउंट देना होगा, बच्चे का केवाईसी करना होगा। जिनके नाम से कर रहे हो, बच्चा बच्चा नहीं रहेगा बल्कि बड़ा हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। लेकिन माइनर टू मेजर का जो प्रोसेस है, कन्वर्ट करते समय आपको अपने बेटे की केवाईसी करनी होगी। ये सिंपल सा प्रोसेस है। इस वक्त स्टार्ट कीजिए, बाद में जब बच्चा मेजर होगा तो उस वक्त पर आप उसे माइनर टू मेजर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दोनों बच्चों के नाम से अलग-अलग कीजिए आप, और जो स्कीम आपके पास ऑलरेडी है, जो अपने नाम बताए हैं, उसमें से एक स्कीम के लिए मैं आपको सलाह दूँगा कि आपको उसमें बदलाव करना चाहिए, और वो है एसबीआई फोकस फंड। एसबीआई फोकस फंड से निकलकर आप एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में चले जाएँ। सेम फंड हाउस, लेकिन स्कीम चेंज करनी, ये सुझाव होगा। और बच्चों के लिए मैं तो कहूँगा कि फंड्स अपने बहुत अच्छे फंड्स हैं। अगर इसी तरह के फंड चुने बच्चों के लिए भी आप, तो अच्छा रहेगा। जैसे आपके पास एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, कोटक का मल्टी कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। इन्हीं फंड्स में, इस तरह के फंड्स में ही आप बच्चों के लिए भी एसआईपी करें, बहुत सारे फंड्स ऐड ना करें। तो अमाउंट बड़ा रखें, जो भी रखना है, लेकिन 2-2, 3-3 स्कीम ही आपके पास रहेंगी पोर्टफोलियो में तो काफी है। लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, इस तरह की स्कीम होनी चाहिए। तो जो ऑलरेडी आपके पास है, उन्हीं फंड्स में आप बढ़ा सकते हैं, उन्हीं फंड्स को बच्चों के नाम में भी ऐड कर सकते हैं।
काफ़ी विस्तार से और काफ़ी बारीकी और आसान भाषा में जो है पंकज जी ने समझाया। मोहन, आपको और कोई सवाल पूछना है? नहीं मैम, यही बस था कि बच्चों को ओके। कैसे जनरेट इसमें किया जाए। बिल्कुल, थैंक यू ऑल मैम। द बेस्ट मोहन। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार भी दर्शकों के सवालों के जवाब हम देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कोई सवाल भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें अपने सवाल, और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और हम दे रहे हैं आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के सवालों के जवाब। और विश्वजीत पराशर, पंकज मटपाल, हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, और लाइव दर्शक भी जुड़े हुए हैं। पीयूष पटेल का मैं सवाल लूंगी। पीयूष नमस्कार, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं सूरत गुजरात से बोल रहा हूँ सर। ऑलराइट। 1 लाख की आपको SIP करनी है, और 2 AMCs में आपका निवेश है। मुझे नाम बताएंगे? क्वांट स्मॉल कैप और क्वांट एएमसी और मोतीलाल ओसवाल, 2 एएमसी में भी। क्वांट का स्मॉल कैप है, और मोतीलाल का है मैडम। ठीक है, मोतीलाल का कौन सा है? मोतीलाल का मैडम बिजनेस साइकिल है मेरे पास अभी। ठीक है, तो क्वांट का स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल का बिजनेस साइकिल फंड है आपके पास। कब से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? मैडम 6 महीने से पहले मैंने ऐसे SIP को स्टार्ट नहीं की थी मैडम। अभी लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अभी SIP मेरे को चालू करनी है अभी। तो अभी लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों में कितना हो रखा है? क्वांट स्मॉल कैप में मैडम करीब 6 लाख रुपए होगा। ओके। और मोतीलाल बिजनेस साइकिल है, उसमें अभी 3 लाख होगा सर। मैडम 6 और 3 3 लाख। है। ठीक है, Yes, ठीक है। अभी आपको 1 लाख रुपए की SIP करनी है। घर लेना है 12 साल के बाद 1.5 करोड़ का। तो Yes, yes. 1.5 करोड़ की वैल्यू होगी उस घर की, कि 12 साल बाद की बात कर रहे हैं पीयूष? तो बढ़ जाएगी। 12 साल के बाद 1.5 करोड़ की होगी मैडम। तो आपने वो फैक्टर इन किया हुआ है ना? हाँ फैक्टर लिया हुआ है मैडम। ठीक है, ओके। और फिर बेटी की शादी भी है, उसके लिए 2 करोड़ का खर्चा है, तो उसके लिए आपको पैसे इकट्ठा करने हैं 20 साल के बाद। एजुकेशन और मैरिज दोनों मिला के 2 करोड़। दोनों मिला के, मैरिज और हायर एजुकेशन मिला के 2 करोड़ है। ठीक है। बेटे के बेटे का है अभी। बेटे का बेटे की पढ़ाई और बेटे की शादी, मैरिज के लिए। हाँ 2 करोड़ के लिए मैडम। अच्छा। और बेटी की शादी के लिए आपने प्रबंध कर रखा है? बेटी की पढ़ाई के लिए आपने प्रबंध कर रखा है? बेटी की पढ़ाई का खर्च? नहीं, वो करना है ना सर, इसमें से करना है। लेकिन यही जानना चाहता हूँ कि SIP 1 लाख तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे लमसम स्टेप पे SIP कब करनी है, लमसम अभी कितना डालना है, तो वो हाँ, तो देखिए, पहला लक्ष्य जो है वो 12 साल के बाद है। एक लक्ष्य आपका 12 साल के बाद है घर खरीदने का 1.5 करोड़, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बेटी की शादी का लक्ष्य रखा है 2 करोड़, और 20 साल के बाद बेटे की पढ़ाई का लक्ष्य रखा है, वो भी आप बोल रहे हैं कि 2 करोड़ में ही हो जाना चाहिए शादी और पढ़ाई। तो बेटी की पढ़ाई का लक्ष्य कितने सालों में पूरा होगा? 16 साल में उसकी शादी करेंगे तो उसके पहले ही बेटी की पढ़ाई पूरी करवाएंगे ना? नहीं, बेटी अभी मेरी 6 साल की है, तो 16 साल के बाद 22 साल की 23 साल की होगी, तब होगा ना उसका टारगेट। यही टारगेट मैं लेकर चलता हूँ मैडम अभी। और बेटा अभी है 3 साल का, उसका 20 साल के बाद मुझे अभी चाहिए, 20 साल के बाद। ओके, परफेक्ट, ठीक है। विश्वजीत जी, क्या सलाह? तो सभी बातें सुन के तो कविता जी ऐसा लगता है कि पटेल साहब ने प्लानिंग काफी अच्छी कर रखी है। सारे गोल्स को डिफाइन भी कर रखा है और इन्फ्लेशन को भी कंसिडर किया हुआ है। तो पटेल साहब, जो आपने लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है वो थोड़ा-सा रिस्की है, क्योंकि अभी क्वांट स्मॉल कैप में भी काफी आपको गिरावट थोड़ी देखने को मिली होगी। तो कोशिश करें अभी जो भी लमसम लगाना है वो लार्ज कैप या किसी फ्लेक्सी कैप फंड में ही निवेश करें, और जब ये 1 साल हो जाए तो फिर एक प्रॉपर संतुलित पोर्टफोलियो बनाएं। सारा स्मॉल कैप और थीमेटिक फंड्स में ना लगाएं। मोतीलाल का जो बिजनेस साइकिल फंड है काफी अच्छा है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो उसमें बने रह सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस ठीक-ठाक देखने को मिल सकती है। लेकिन ये एक रिस्की पोर्टफोलियो है। जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएं तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का पूरा एक अच्छा संतुलित पोर्टफोलियो बनाएं, ताकि आपका रिस्क भी कम हो पोर्टफोलियो में। आपने बताया कि आप 1 लाख रुपए की SIP कर सकते हैं, तो ये मैंने चारों गोल्स को जब ऐड किया, तो अगर हम 1 लाख
20,000 की एसआईपी करते हैं, तो हम करीब-करीब सारे लक्ष्य अपने अचीव कर सकते हैं। जितने भी आपने रखे हैं, घर का 16 साल के बाद और बच्चों की पढ़ाई का और अपनी रिटायरमेंट का 3 करोड़ का लक्ष्य रखा है। तो अगर मैं उनको ब्रेकअप करूँ 1,20,000 को, तो करीब-करीब 47,000 की एसआईपी आपको चाहिए होगी अपने घर के लिए, क्योंकि उसमें समय कम है, 12 वर्ष का समय है। और वहीं डॉटर की पढ़ाई के लिए 34,500 की एसआईपी और बेटे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि समय है वहाँ पे, तो 20,500 की एसआईपी वहाँ पे चाहिए होगी और आपकी रिटायरमेंट के लिए 16,000 की एसआईपी चाहिए होगी, क्योंकि उसमें भी काफ़ी समय है। तो ये सारी एसआईपीज़ अगर हम जोड़ लेते हैं, तो ये करीब-करीब 1,18,000 या 20,000 बनता है। तो आप 20,000 की एसआईपी अगर और ऐड करेंगे, तो आप अपने सारे लक्ष्य अचीव कर पाएँगे। अभी लमसम को तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, वो भी काफ़ी बढ़कर अगर हम समय पे देखें तो 12% का सीएजीआर लगाएँगे, तो वो भी एक अच्छी खासी कॉर्पस बन जाएगी। तो जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है, नंबर्स का सवाल है, वहाँ पे ठीक प्लानिंग है आपकी। और अगर हम देखें कि कौन से फंड्स में ये एसआईपी शुरू करनी चाहिए, तो मैं आपको 4 फंड सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, क्योंकि लार्ज कैप में आपका अभी कोई एक्सपोज़र है भी नहीं। इसके बाद मोतीलाल ओसवाल का आपने ऑलरेडी ले रखा है, बिज़नेस साइकिल फंड। मैं सजेस्ट करूँगा लार्ज एंड मिड कैप फंड। अगर आपको लगता है कि मोतीलाल ओसवाल में 2 फंड हो जाएँगे, तो आप एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी कंसिडर कर सकते हैं। वहीं पर एक फ्लेक्सी कैप फंड जिसका नाम है बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड जिसमें कि कोटक का मल्टी कैप फंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो ये 4 फंड्स में आप अपनी एसआईपी को डिवाइड कर सकते हैं। 30-30 हज़ार के हिसाब से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपने गोल्स के काफ़ी करीब पहुँच जाएँगे और जो लमसम है उसको रिव्यू करते रहें। इन फंड्स को भी हर साल आप रिव्यू करें कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। लेकिन ये कैटेगरीज़ आज की मार्केट सिनेरियो के हिसाब से ठीक है और लंबे समय में आप चाहें तो थोड़ा मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्सपोज़र और बढ़ा सकते हैं। बट अभी के लिए इन्हीं 4 फंड्स में आप निवेश कीजिए। ऑल द बेस्ट पीयूष पटेल। आगे बढ़ते हैं, नरेंद्र सिंह मेरे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं यूपी बुलंदशहर से बोल रहा हूँ मैम। ऑलराइट नरेंद्र जी, आपने पोर्टफोलियो में जो डिटेल्स दी हैं उसमें आपने 12 फंड्स में एसआईपी की डिटेल्स दे रखी हैं। एसबीआई का स्मॉल कैप है, एसबीआई का मल्टी कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स है। इसमें आपको कब तक इन्वेस्ट करना है? मैम ये एसबीआई मल्टी कैप, एसबीआई स्मॉल कैप से इन्वेस्ट मैं 2022 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैम, 2,500 रुपये। बहुत बढ़िया, ओके। और मैम ये यूटीआई इंडेक्स और इसका मैंने मैम पिछले साल करा था, इसको 1 साल हो गया मैम। ये एचडीएफसी मिड कैप और पराग पारेख मैंने इसी वर्ष स्टार्ट किया मैम। ठीक है, मुझे बताइए कितने सालों तक और आपको इन्वेस्टमेंट करना है? ये मैम मेरे को 2036 तक करना मैम, उस टाइम मेरे 2036 तक करना है, ओके जी मैम। और क्या कॉर्पस इकट्ठा करना होगा? मैम मेरे को 1 CR का चाहिए मैम, मैं इन्वेस्ट भी बढ़ाना चाहता हूँ मैम, मैं अपना अभी 3-4 हज़ार रुपये। कितने से? 3-4 हज़ार रुपए? हाँ जी मैम। तो इसको मैम चलिए बढ़ाएंगे तो अच्छा होगा। फंड कैसे मैम? फंड्स तो आपके सारे अच्छे हैं, फिर भी विश्वजीत जी नहीं पंकज जी आपके पास है इनका सवाल, बताइए। बिल्कुल, देखिए नरेंद्र जी, आपके पास जो फंड्स हैं, फंड्स अच्छे हैं और आपका एलोकेशन भी अच्छा है, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ आपने लिया हुआ है। और खास बात ये है कि लार्ज कैप का आपने इंडेक्स फंड लिया है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि लार्ज कैप की बात हो लॉन्ग टर्म में, तो निफ्टी 50 एक अच्छी चॉइस है। तो यहाँ पर तो कुछ बदलाव की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल है टारगेट का, वो बिल्कुल देखिए, अगर हम 24 के एंड में हैं और आपको 36 में ज़रूरत है, तो करीब 11 साल की बात कर लीजिए, तो करीब-करीब 60 लाख के आस-पास इकट्ठा हो पाएगा, यदि हम 12% का सीएजीआर यहाँ पर मानकर चलते हैं। लेकिन नहीं, 11 साल में करीब 30 लाख रुपए बन पाएँगे, तो काफ़ी अंतर है। 30 लाख करीब हो सकता है और हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 1 करोड़। तो जैसा आपने कहा कि आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, वो बढ़ाना चाहिए और साथ ही एक चीज़ और भी है जिसे हम कहते हैं स्टेप अप, कि हर साल तय कर लीजिए कि एक फिक्स परसेंटेज से आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि लंबी अवधि में आपकी इनकम भी बढ़ती है, तो 10% से कम स्टेप अप कर लीजिए। बस उसके अलावा इस वक़्त पर जितना भी मुमकिन है आपके लिए 10,000 रुपया, 5,000 रुपए बढ़ाना चाहें, वो बढ़ा लें और जब-जब आपके पास एडिशनल अमाउंट हो, तब आप टॉप अप भी कर लें इस स्कीम में। वैसे तो स्कीम ऐड करने की ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है कि स्मॉल कैप, मल्टी कैप सभी कुछ आपके पास, फ्लेक्सी कैप भी है, मिड कैप भी है,
सभी कुछ है, तो मेरे हिसाब से पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी अमाउंट बढ़ाया जा सकता है, 2000 कर रहे हैं वहाँ बढ़ाइए। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में भी आप एसआईपी बढ़ा सकते हैं और साथ ही एसबीआई मल्टी कैप फंड में भी बढ़ाया जा सकता है। फिर भी एक फंड मैं आपको कहूँगा कि एक और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू स्टाइल का फंड आपके पास नहीं है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो एक नया फंड ऐड कर लीजिए, बाकी जो एग्जिस्टिंग मैंने नाम बताए, उनमें एसआईपी का अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं। चलिए, आपको एसआईपी बढ़ाने की सलाह भी दी जा रही है और कहाँ किस तरह से बढ़ाना चाहिए वो आपको समझाया जा रहा है। नरेंद्र जी, आप फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? बस मैम ये पूछना था मैम फंड के बारे में मैम। चलिए, तो वो सलाह आपको दी गई है और अगर अभी फिलहाल सलाह नहीं सुन पाए तो कोई बात नहीं, हमारा जो ये शो है वो चैनल के यूट्यूब पर भी अपलोड होता है, तो आप वापस से अपने सवाल को सुन सकते हैं, जवाब सुन सकते हैं उसका। बेसिकली आगे बढ़ते हैं और चैनरूप गर्ग जी का मैं सवाल लूँगी। नमस्कार। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जयपुर से बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, तो आपने जो अपना सवाल हमें भेजा है उसमें आपने टाटा इक्विटी पीई फंड लिया हुआ है, टाटा का स्मॉल कैप, यूनियन मिड कैप, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप लिया हुआ है। कितने की एसआईपी कर रहे हैं या आपने एकमुश्त निवेश किया हुआ है सब में? मैम इसमें से टाटा में मैं लिख रखा है अमाउंट में, टाटा इक्विटी फंड में 5000 है, टाटा स्मॉल कैप में 5000 है, तो ये टोटल कुल मिला के 40,000 के आसपास एसआईपी है। ठीक है, कब से कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट? मैम टाटा में तो जो इक्विटी फंड है इसमें तो 2017 से कर रहा हूँ, अभी तक मेरा कॉर्पोरेट 17 लाख के आसपास है ये। और कब तक करना चाहते हैं? और मैम ये 20 ईयर्स का तो है। 20 ईयर्स? हाँ। चलिए, ओके। 20 साल के लिए आपने कोई कॉर्पस इकट्ठा करना है क्या 20 साल में? ऐसा मैम कोई गोल नहीं है, पर ऐसा है कि कुछ जुड़ जाए आगे जाके, ये है। हाँ ठीक है, चलिए बताते हैं कि कितना इकट्ठा हो सकता है। और उससे पहले फंड मिक्स। हाँ मैम, मेरा ये था कि इनमें से कौन से फंड ये भाई अगर सारे फंड एक जैसे हैं वो तो कौन से में निकलना है कौन से में रहना है, ये थोड़ा हाँ नहीं, एक बार फंड्स को देख लेते हैं। हाँ, बिकॉज काफी सारे हैं, क्या इतने फंड्स की जरूरत है भी या नहीं, बता देते हैं आपको। मैम 2 वाइफ के हैं। हाँ ठीक है, ऑलराइट। विश्वजीत जी, आपके पास है इनका सवाल? जी गर्ग साहब, मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा। आप मेरे पास जो डिटेल्स थी उसमें करीब करीब आप 33,000 की एसआईपी कर रहे हैं और मैंने कैलकुलेट किया 12% का सीएजीआर लगाएंगे और 15 वर्ष का अगर हम टारगेट लेके चलते हैं तो करीब करीब 1,66,00,000 रुपए बन जाता है। और वहीं अगर हम 10% का स्टेप अप करते हैं तो ये 2,86,00,000 रुपए बन जाता है। तो आपने तो 20 वर्ष की बात करी, तो ऑब्वियसली इसमें इससे ज्यादा आप कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर कोशिश करें आप हर साल 10% स्टेप अप जरूर करते रहें ताकि एक अच्छा कॉर्पस जनरेट कर पाए। जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, आपने डिफरेंट कैटेगरीज में ले रखा है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, कोई खास कमी नजर नहीं आई। बट अगर हम देखें तो 2 मिड कैप फंड्स हैं और मैंने उनका ओवरलैप देखा तो करीब करीब 26% का ओवरलैप है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप कोशिश करें यूनियन मिड कैप फंड जो है इससे स्विच करके निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड में अपनी एसआईपी बढ़ा दें, ताकि आपका लार्ज कैप का एक्सपोजर और बढ़ जाएगा और जो मिड कैप में ओवरलैप है उससे भी आप बच जाएंगे, क्योंकि आपके पास मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंसी भी है। तो आप उस फंड में निवेशित रहें। बाकी सारे फंड्स भी आपके अच्छे हैं, निवेशित रहें और फंड ना बढ़ाएं। हर साल अपना पोर्टफोलियो जरूर रिव्यू करें, लेकिन कोशिश करें इस यूनियन मिड कैप से निकलकर आप निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड में अपनी एसआईपी को स्विच करें। राइट, चलिए, ऑल द बेस्ट चैनरूप जी। और इसी के साथ पंकज जी आपका, विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने समय निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और